हेलो डियर स्टूडेंट। तो हमने लोकस के बारे में पढ़ लिया है जेड के। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का जो मतलब होता है वो हम लोग क्या देख चुके हैं इससे पहले भी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोगों ने लिखा था। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा से रिप्रेजेंट किया था इसको। इसका फॉर्मूला भी मैंने दिखाया था कि tan इनवर्स क्या होता है, ये y अपॉन एक्स। y इज़ इमेजनरी पार्ट एंड x इज़ रियल पार्ट, सो वी कैन राइट tan inverse imaginary part of z डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब ये जो आर्गुमेंट ऑफ z है, आर्गुमेंट ऑफ z। अच्छा हाँ, एक बात और, ये लेक्चर स्टार्ट होती है तो मैं ऐसा लग रहा होगा कि यार आर्गुमेंट ऑफ z तो हमने पढ़ा हुआ है, अभी दोबारा सर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो भाई सुनो, जैसे मोबाइल यूज़ करते हो ना सब लोग, एंड्रॉयड फ़ोन, तो कुछ टाइम बाद उसमें क्या अपडेट्स आती है। तो वैसे ही ये हम आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड के बारे में जो अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए, वो अब हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आर्ग्यूमेंट जो पढ़ा था वो इनफ था अभी तक के आए हुए सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस को समझने के लिए। अब हम आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ताकि इससे जुड़े हुए कुछ भी वर्ड्स अगर किसी टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस शीट कहीं पे भी तुम्हें दिखते हैं तो तुम उसको देखकर कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए। ठीक है, तो देखो ये जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। आप कितने पार्ट में? 3। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब ये जो पार्ट हैं इसके क्या क्या नाम है भाई? तो एक तो है जो हम पढ़ चुके हैं मतलब प्रिंसिपल वाला, हमने पढ़ा था ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोगों ने देखा था। इसको एक्चुअली हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो कई मान लो तुम लोगों को बुक में या कहीं पे भी एम्पलीट्यूड ऑफ दिखे, या फिर कुछ भी कहा हुआ नहीं हो, एक्स्ट्रा वर्ड, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा हो या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखा हो, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वही मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड, जिसको हम AMP ऑफ जेड भी लिखते हैं, ये होता है थीटा। इस थीटा की वैल्यू -π से +π के बीच में होती है। अब इसमें से एक इंक्लूड कर दो, -π से +π के बीच में, मैंने +π इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्लियर? ये हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हम इसी के साथ बात कर लेते हैं एक और, जिसको बोलते हैं जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये क्या होती है भाई? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan AMP ऑफ जेड। तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू लिखते हैं थीटा प्लस 2k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इज जेड। अब ये थीटा प्लस 2k पाई ने उसको आंसर जनरल कर दिया। अभी जनरल आर्गुमेंट का मतलब क्या है? देखो याद करो, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन टॉपिक के अंदर। साइन थीटा इजिकल टू कहीं 0 लिखा है तो थीटा इजिकल टू 0 डिग्री होता है, 0 रेडियन होता है, सब लोग जानते हैं। बट अगर मैं बोलूँ तुमसे साइन थीटा इजिकल टू 0 इज अ इक्वेशन फॉर विच यू हैव टू टेल जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इजिकल टू 0 विल बी थीटा इजिकल टू n पाई, एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos थीटा इजिकल टू 0 विल बी थीटा इजिकल टू 2n + 1 इंटू π/2, एज वेल एज if equation will be tan theta is equal to tan alpha, then we write the general solution theta is equal to n pi plus alpha। याद करो n की फॉर्म में जो हम वहाँ पे आंसर लिखते थे वो यहाँ पे मैं k की फॉर्म में लिख रहा हूँ। जनरल मतलब 2k पाई ऐड कर देना, मतलब जनरल हो गया। अभी हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब जो तीसरा होता है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ जेड। देखो क्या लिखा हुआ है, लीस्ट पॉजिटिव है ना, इसको पूरा लिख देता हूँ। देखो मैं, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब ये वही है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। अब पर इस थीटा और इस थीटा और इस थीटा में अंतर क्या है? तो भाई ये थीटा होता है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से
2 पाई के बीच में, है ना। याद है मैंने जब ये बताया था तुम्हें तो इसमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट नाम लिया था नहीं लिया था वो मुझे याद नहीं है, बट जो अगर हम कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं बोला, बस आर्गूमेंट ऑफ जेड लिखा है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड, जो होती है -पाई से +पाई के बीच में। अगर हमें कहीं दिख गया वर्ड लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट, तो लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये वाला जो होती है साइकिल, इसके अंदर हम पूरा चक्कर लगाएंगे। पहले क्या था, हम चक्कर पूरा नहीं लगा रहे थे, पहले हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहे थे 0 से π/2 के बीच में, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग किसके अंदर कंसीडर कर रहे थे, -π/2 से 0 के बीच में। ओके, अब जैसे मान लो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहले प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड निकालने के लिए हम लोगों ने करा था थीटा - पाई। अब वैसे ASTC रूल से थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है, पाई प्लस थीटा। तो अब हम पाई प्लस थीटा करेंगे, क्योंकि हम 0 से 2 पाई की वैल्यू लेने के लिए अब जो है पॉसिबल है वैल्यू लेना लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट के लिए। अब क्यों ना इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लिए जाएं अब, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं इससे जुड़े हुए। तो देखो एग्जांपल है जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, फाइंड द, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखना। फाइंड द आर्गूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट एंड लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट, 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अभी मैंने तुम्हें तीनों कैटेगरी बताई थी, इस तरफ बताया था जो जनरल वैल्यू होती है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या क्या है, रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट √3 है, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, और इधर माइनस माइनस। इसका मतलब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट में अवेलेबल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं, ताकि हम लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये जो आर्गूमेंट वाला हम लोगों ने जो टॉपिक अभी देखा है दोबारा से, ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जेड हम लोगों को पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है वो देख लेना है। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को जेड इजिकल टू दिया हुआ है 1 + i/√3, क्या दिया हुआ है, 1 + i/√3। ओके, तो देखो यहाँ पे z इजिकल टू 1 + i/√3 है, ठीक है। तो मॉड z तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan अल्फ़ा याद है हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था tan इनवर्स मॉड के अंदर y/x, y मतलब यहाँ पे क्या है √3, और 1 यहाँ पे 1 हो गया, तो ये tan √3। तो tan √3 की जो वैल्यू होती है tan √3 वो कितना होता है π/3। तो यहाँ से हम लोग एक बात तो पता लगा चुके हैं कि भाई अल्फ़ा इजिकल टू π/3 है, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 आंसर देते हैं, 1 बाय 1 आंसर देते हैं के अंदर हम लोग आर्गूमेंट ऑफ जेड की जो जनरल वैल्यू वो सबसे पहले आंसर देंगे। तो वो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2n पाई प्लस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू जेड। नेक्स्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट। अब ये भी वही रहेगा, क्योंकि 0 से 2 पाई या 0 से पाई दोनों ही इंटरवल के लिए π/3 तो दोनों में ही आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे, सिंपली π/3। ओके, तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट की अगर हम बात करें, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट वो भी कितनी है π/3, और यही प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट हम लोगों को जनरल वैल्यू में यूज़ कर लेनी है। जनरल वैल्यू में यही जो है हम लोगों को क्या कर लेना है, यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ सिंपल सा एग्जांपल। अब सेकंड नंबर वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, -1 + i/√3, ठीक है। तो सेकंड क्या है भाई, z इजिकल टू -1 + i/√3। तो देखो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, अब -1 + i/√3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आई थिंक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो ये हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये पॉइंट है -1, √3, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 और ये √3 है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये वाला जो एंगल है ये तो हमें पता लग गया कि ये एंगल 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये टोटल कितना हुआ 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब क्या होता है 2 π/3। क्लियर, इधर से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूँ आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड के अंदर जो मैं यहाँ पे 2n पाई प्लस थीटा यूज़ करूँगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ही होगी। तो ये जनरल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस 2 π/3। 2n पाई लिखो या 2k पाई लिखो, बस n है तो n बिलोंग्स टू जेड, k है तो k बिलोंग्स टू जेड। तो ये n बिलोंग्स टू क्या हो गया जेड। और सिर्फ 2 π/3 की अगर मैं बात करूँ 2 π/3,
तो ये क्या है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड। अब बात कर लेते हैं हम लोग लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट की। लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट, तो लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, अभी भी इस केस में 2π/3 ही आंसर रहेगा हमारा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, वो 0 से पाई और 0 से 2π दोनों के दोनों इंटरवल के अंदर आ रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट वाला थोड़ा सा जो है डिफरेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, डिफरेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। जो थर्ड नंबर का जो हम लोगों को क्वेश्चन है वो क्या है, z = 1 - i/√3। तो सबसे पहले इसको लोकेट कर लेते हैं हम, ये होगा कहाँ, तो आई थिंक ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 1, -√3। अब ये 1, √3 का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 1, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये √3 है। तो हम एक बात तो पता लगा सकते हैं कि ये एंगल -π/3, ये एंगल कितना है, -π/3। तो अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, -π/3। फोर्थ क्वार्टर में -θ होता है ना वैसे भी। इसी तरीके से जनरल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड विल बी, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड विल बी, इसमें 2nπ ऐड कर दो, 2nπ प्लस -π/3, तो ये -π/3 हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू जेड। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट, है ना। अब मैंने क्या बताया, 0 से 2π, 0 से 2π मतलब हम ये पूरा चक्कर यहाँ तक लगा सकते हैं। तो अगर ये एंगल π/3 है तो अगर 2π में से तुम π/3 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 5π/3। तो इसका मतलब लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट विल बी 5π/3। तो बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर अभी भी नहीं आई तो लास्ट चांस है तुम्हारे पास समझने का, बिल्कुल जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब इसी के अंदर 4, जेड क्या है, -1 - i/√3। अब इसके बारे में तो पता है ये क्या है, -1, -√3 है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो यहाँ पे सपोज करो ये होगा, तो ये पॉइंट कितना है भाई, -1, -√3, ठीक है। अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये 1 है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √3 है। तो ये वाला जो एंगल है, सिर्फ इस वाले के एंगल की मैं बात करता हूँ, तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई है, पाई प्लस 60 मतलब पाई प्लस π/3। तो पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/3 = 4π/3। तो ये तो हो गया 4π/3, क्लियर। और अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, तो प्रिंसिपल के लिए मैंने क्या बताया था, अल्फ़ा माइनस पाई। तो अल्फ़ा यहाँ पे कितना है, हम जब tan इन्वर्स करते हैं तो π/3 आता है। तो π/3 माइनस पाई अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना, हम लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एंगल हम मेज़र करते हैं तो वो देगा हमें -2π/3। तो वैसे तो इस क्या नाम से डायग्राम से हम लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया, पर फिर भी हम लोग आंसर इसका लिख सकते हैं। सबसे पहले जनरल वैल्यू के लिए अंदर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ करेंगे। तो जनरल वैल्यू क्या होगी, 2nπ प्लस प्रिंसिपल वैल्यू जो कि है -2π/3, क्योंकि ये -2π/3 जो है किसके अंदर लाई कर रही है बोलो, बिलोंग्स टू -π to π, इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है। अब हम लोग लिखेंगे लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट। अब लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट के अंदर हम देखो, यहाँ पे ना एक बात समझना, ASTC रूल के अकॉर्डिंग यहाँ जाने का तरीका क्या होता था, पाई प्लस थीटा। तो थीटा = tan इनवर्स √3/1 करने से हमें π/3 मिल रहा था। तो थीटा प्लस π/3 तो मिलेगा, और वो थीटा प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से यहाँ पे हमारा लिस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, 4π/3, ठीक है। अब देखो, जहाँ पे भी मैं प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहा हूँ ना, उसको मैं एम्पलीट्यूड भी बोल सकता हूँ। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड, ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फॉर्म्स वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो जेड है, क्या है जेड, उसको मैंने लिखा x + i/y। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में x, y। अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों से बोलूँ इफ़ r = √x² + y², दैट इज़ नथिंग, इज़ जस्ट अ mod z, एंड थीटा इज़ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड, और यू कैन से क्या बोल सकते हो यहाँ पे तुम, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के लिए देखो, मैं ना पीछे जाता हूँ और तुम लोगों को बताता हूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हम लोगों किसको बोल सकते हैं,
प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोग एम्पलीट्यूड यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड की जगह AMP ऑफ जेड लिख दो बस ओनली। कहीं पे भी अब AMP ऑफ जेड लिखा हुआ तुम्हें दिखेगा तो तुम उसको क्या समझोगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्या क्या हमने देखा था। तो ये तो हो गया ऑर्डर कार्टेशियन फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। अब हम लोग इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो पोलर फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखा था हमने, आर ई की पावर आयोडा थीटा। अब एक और फॉर्म है जिससे हम इसको लिख सकते हैं, और वो होती है ऐसा लिखने का तरीका, आर सी आई एस ऑफ थीटा। अब ये क्या लिख दिया ऐसा सोच रहे होंगे तुम लोग, तो देखो ये और कुछ भी नहीं है, इसको रीड करो। देखो रीड करता हूँ मैं, आर कॉस थीटा, सी फॉर कॉस थीटा प्लस आयोडा, आई फॉर आयोडा साइन थीटा। तो इसको अपन क्या रीड करेंगे, ये दोनों बराबर हो गया ना, तो कभी कभी आर ई की पावर आयोडा थीटा की जगह ये भी लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है, या इसकी जगह ये भी लिखा सकता है। तो ये सब फॉर्म एक जैसी है, CIS ऑफ थीटा, है ना। ये सब इसलिए क्योंकि फिर वही बात इधर उधर कहीं देखोगे तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है हम लोगों को पता होना चाहिए। और ये वाली जो फॉर्म है ना, इसको हम लोग आइलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं फॉर्म इसको, आइलर फॉर्म। ये आइलर फॉर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने देख लिया। अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो अभी वीडियो पॉज करके मुझे मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ लो, जो भी रिवीजन, जो भी दिक्कत है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी मॉइवर थ्योरम। ये डी मॉइवर्स थ्योरम, मतलब डी मॉइवर कोई होगा साइंटिस्ट का नाम, डी मॉइवर्स थ्योरम। अब देखो ये थ्योरम क्या है, तो ये थ्योरम ने क्या प्रूव किया वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले मैं, ठीक है, फिर उसको हम समझेंगे। अगर ऐसा कहीं लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, इफ़ इट इज़ रिटन लाइक कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा की पावर n, तो इसको हम लोग, ये जो पावर n है ना, ये थीटा के साथ आ जाती है ना। बड़ा अमेजिंग रिजल्ट है ये, बट इसको तुम ट्रिग्नोमेट्री में मत लगा देना। अगर कहीं ऐसा लिखा हो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर n, तब मत लगा देना जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आयोडा है, आयोडा कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, मतलब ये ई की पावर आयोडा थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोडा साइन एन थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर, अगर इंटीजर है तो, ठीक है। अच्छा, मेन तो यही है, ये हम लोगों को याद रखना है, यही काम आता है सबसे ज़्यादा। बट इन केस n इंटीजर ना हो तब हम क्या करते हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं वही रिजल्ट, कॉस एन थीटा प्लस आयोडा साइन एन थीटा प्लस सम मोर वैल्यूज़ ऑल्सो इफ़ n बिलोंग्स टू रेशनल -1, या फिर हम लोग इसको मतलब ये इंटीजर ना हो, ये रेशनल हो तो रेशनल -1 कर देते हैं। 1 के लिए नहीं है ये, बाकी सब के लिए। रेशनल नंबर मतलब समझते हो ना, 1/2, 1/3, 2/3, 5/3। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये है डी मॉइवर्स थ्योरम। अब देखो, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, अभी हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो प्रूफ देख लेते हैं। देखो, सभी लोगों को पता है कि ई की पावर आयोडा थीटा लिखा है, ये आइलर फॉर्म है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ना यहाँ पे मैंने जो ये लिखा है ना मॉड्यूलस, इसका आर समझ के लिखा है, इसका मॉड्यूलस 1 समझ के लिखा है। अगर इसका मॉड्यूलस 1 नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो इसका मॉड्यूलस मान लेते हैं हम आर, तो यहाँ पे भी आर रहेगा और यहाँ पे भी आर रहेगा, दोनों तरफ आर रहेगा। अब तुम इसको कट भी कर सकते हो, बट कट नहीं करना है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर CIS ऑफ थीटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इसको मैं क्या रीड करूँगा, कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा इज CIS ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो, एक काम करते हैं, दोनों तरफ पावर n कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, पावर n।
या फिर दोनों तरफ पावर n करने की जगह ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही राइट हैंड साइड के अंदर होगा। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि ये लिखा हुआ है, या फिर इन दोनों को एक साथ लेके देखो, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, इसको बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये LHS यहाँ से वर्ड हटा देते हैं हम लोग, ऊपर लिखी हुई इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, और वो क्या है, r cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू r e की पावर आयोडा थीटा। अब है ना पूरे की होल पावर कुछ ना कुछ कर दो, जैसे कि पूरे की पूरे होल पावर मैंने कर दी n यहाँ पे अभी इंटीजर है, n पावर कर दी। अब देखो ये r की पावर n होगा, यहाँ पे r की पावर क्या होगा n, और क्या होगा यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा की पूरी की पावर कितनी n। अब देखो यहाँ क्या होगा r की पावर n e की पावर आयोडा थीटा n, पता है ना तुम्हें, जैसे a की पावर m है, अब उसकी पावर n है, तो ये क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n, तो वो हम रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब है ना सिर्फ इसको देखना, इसको जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था e की पावर आयोडा एनीथिंग इज इक्वल टू वी कैन राइट कॉस एनीथिंग प्लस आयोडा साइन एनीथिंग। कॉस e की पावर आयोडा अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस आयोडा साइन अल्फ़ा। तो उसी तरह से हम इसको r की पावर n वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं, और आयोडा थीटा n, अब थीटा नहीं है, पहले क्या था सिर्फ थीटा था, इसलिए कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा आया, अब थीटा n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस एन थीटा प्लस आयोडा साइन एन थीटा। अगर उसको CIS फॉर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r की पावर n CIS ऑफ थीटा n या n थीटा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, ये डी माइवर थ्योरम है, और ये डी माइवर थ्योरम हम इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल देखो डी माइवर थ्योरम के। सपोज करो ऐसा लिखा है कहीं कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा की पावर 4, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, कॉस 4 थीटा प्लस आयोडा साइन 4 थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा और माइनस हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आयोडा साइन थीटा की पावर सपोज करो यहाँ पे 10 लिखी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 10 थीटा प्लस आयोडा साइन 10 थीटा। नेगेटिव में है तब भी चलेगा, मतलब कॉस थीटा, सॉरी ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा की होल पावर सपोज करो -6 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस -6 थीटा प्लस आयोडा साइन -6 थीटा, मतलब थीटा से मल्टीप्लाई हो जाती है ये पावर, और कुछ भी नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस का माइनस प्लस हो जाता है, कॉस 6 थीटा प्लस आयोडा साइन 6 थीटा, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने पढ़ लिया डी माइवर थ्योरम। अब डी माइवर थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी एंड कुछ इक्वेशन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड होता है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डी माइवर थ्योरम को यूज़ करके। और डी माइवर थ्योरम का यूज़ करके ही हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक बात एक और सुन लो, क्लियर कर लेना कि हमने इससे पहले लोकस वाला पार्ट पढ़ा है। लोकस वाला पार्ट या फिर तुम उसको बोल सकते हो रीजन, है ना, फाइंड द रीजन ऑफ दिस, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ऑफ दिस। तो वो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद थोड़ा और डिटेल में तुम लोगों को समझ में आएगा। तो अगर वो उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ये मत समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत हार्ड है। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा हम लोगों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ तो तुम उसको ट्राई करना स्टार्ट कर दो। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन कैसी है, z की पावर 4 -1 माइनस √3 आयोडा इज इक्वल टू 0। अब ये रियल नंबर वाली इक्वेशन जैसे नहीं है, आयोडा आ गया ना तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब जैसे पहले x में इक्वेशन होती थी तो हम x की वैल्यू लाते थे, ये z में इक्वेशन है तो z की वैल्यू हमें लानी है। अब z की पावर 4 है तो नॉर्मली हमें लग रहा है कि 4 सॉल्यूशन इसके होंगे, तो वो 4 सॉल्यूशन क्या होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लगे हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिंकिंग है हमारा इस सेशन और अगले सेशन के बीच का।